यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 विश्व इतिहास और उसका बिंदु होगा इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण का जन्मदाता जो है नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने संपूर्ण इटली को विजित करके अपना उपनिवेश स्थापित किया, लेकिन इस उपनिवेश स्थापित करने में उसने इटली के विभिन्न राज्यों को जीत करके उन्हें 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त किया और सभी प्रकार के प्रतिबंध जो है व्यापार आवागमन से संबंधित वो हटा दिए। इसलिए संपूर्ण इटली जो है वो एक सूत्र में आ गए, एक समान कानून बनाए और सारे प्रतिबंध यहाँ से समाप्त कर दिए। इस कारण से इटली का एकीकरण संभव हो पाया, एकता बनी। किंतु उसने इटली को उपनिवेश के रूप में जब प्रयोग करना प्रारंभ किया तो इटली की जनता में राष्ट्रवाद की भावना पनपी और इटली को एक राष्ट्र बनाने की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया। मेरियट के अनुसार, मेरियट एक विचारक हैं इटली के, उन्होंने लिखा है, मेरियट ने कहा है नेपोलियन वह प्रथम व्यक्ति है जिसने इटली को एकता प्रदान की। इसी कारण नेपोलियन को इटली के एकीकरण का जन्मदाता माना जाता है। नेपोलियन के बाद हम बात करें इटली के एकीकरण में जो बाधाएं थी, सबसे पहले नंबर 1 है इटली में विदेशी प्रभुता। इस समय इटली जो है उसमें विदेशी प्रभुत्व था, विदेशी सत्ता थी। जैसे लोम्बार्डी और वेनेशिया तो सीधे नियंत्रण में थे, किंतु मेडेना और टस्कनी जो राज्य थे वहाँ पे ऑस्ट्रिया के राजकुमारों का अधिकार था, इसलिए यहाँ विदेशी सत्ता का प्रभाव था। दूसरा है रोम में पोप की सत्ता। रोम में पोप की सत्ता ये एक मुख्य बाधा थी। रोम में पोप की सत्ता थी जिसको फ्रांस की सहायता, सैनिक सहायता उपलब्ध थी, जो इटली के एकीकरण में एक प्रमुख बड़ी बाधा थी। उसके बाद इटली की राजनीतिक इकाइयाँ, इटली की जो राजनीतिक इकाइयाँ थी उनको नेपोलियन ने विजित करके 3 राजनीतिक इकाइयों में विभक्त किया था, जो नेपोलियन के पतन के बाद मिलकर नहीं रहना चाहते थे, जो एक सबसे बड़ी बाधा थी इटली के एकीकरण में। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है इटली के सामंतवादी जो लोग थे, सामंतवादी कुलीन वर्ग जो था, नेपोलियन के पतन के बाद वो चाहता था कि इटली में वापस से दोबारा से सामंतवादी व्यवस्था स्थापित हो ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो सामंतवादी वर्ग जो था वो भी इटली के एकीकरण में एक बहुत बड़ी बाधा था। इसके बाद इटली के एकीकरण में जिन लोगों का योगदान था, मेजेनी, गैरिबाल्डी, ऐसे लोग, इनकी विचारधारा में अंतर था। जैसे मेजेनी और गैरिबाल्डी जो है वो एक गणराज्य के रूप में इटली को विकसित करना चाहते थे, लेकिन जियोवर्टी जो था, जियोवर्टी चाहता था कि पोप के अधीन राज्यों का संघ बनाया जाए। वो चाहता था कि पोप का यहाँ श्रेष्ठ सत्ता रहे और उसके अधीन राज्यों का संघ बने। तो ये भी एक बड़ी समस्या इटली के एकीकरण में थी। इटली में विदेशी सत्ता, रोम में पोप की सत्ता और इटली की अलग अलग राजनीतिक इकाइयाँ, सामंतवादी वर्ग और विचारधारा में विभिन्नता, ये सारी इटली एकीकरण में बाधाएं थी। किंतु इनको पार करते हुए इटली का एकीकरण जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, जिसमें योगदान देने वालों में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोनरी। कार्बोनरी जो है वो एक संस्था है। कार्बोनरी संस्था की स्थापना 1810 में हुई नेपल्स में, नेपल्स राज्य में हुई 1810 में। ये एक गुप्त संस्था थी जो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थी और उसके लिए काम कर रही थी। इस संस्था का मानना ये था
कि जब तक विदेशी सत्ता को इटली से बाहर नहीं निकाला जाएगा तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है, और विदेशियों को बाहर निकालने के बाद वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना जरूरी है। किंतु धीरे धीरे इस संस्था का पतन हो गया। इसके बाद जो है दूसरा संस्था आई यंग इटली। यंग इटली की स्थापना 1834 में मेजेनी द्वारा की। मेजेनी जो है इटली में गणराज्य बनाना चाहता था और इटली के एकीकरण में नैतिक बल जो है मेजेनी का ही था। मेजेनी ने कहा कि सारी सत्ताएं युवाओं को सौंप दो, युवाओं के हृदय में असीम शक्ति छिपी हुई होती है। मेजेनी का युवाओं में बहुत ज़्यादा विश्वास था और उसने अपने यंग इंडिया के माध्यम से यंग इटली के माध्यम से इटली के एकीकरण को सफल बनाया, जिसके तहत उसने 3 नारे दिए। परमात्मा में विश्वास रखो, परमात्मा में विश्वास रखो। दूसरा था सभी भाइयों को साथ लेकर चलो, और तीसरा था इटली को मुक्त करो। यानी परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को साथ लेकर चलो, पूरे इटली के जो राज्य हैं उस सारी जनता को एक साथ करना, इटली को मुक्त करो। जो विदेशी सत्ताएं यहाँ प्रभाव डाल रही थी, ऑस्ट्रिया वगैरह, फ्रांस, इनको यहाँ से बाहर करके इटली को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करना इसकी मुख्य ध्येय था इस संगठन का। इसके बाद जो है डी काबूर जो है डी काबूर ने सैनिक प्रशिक्षण लिया था, सेना में इंजीनियर था और एक कुलीन वर्ग का व्यक्ति था, लेकिन इसकी विचारधारा बड़ी उदारवादी थी। और कुछ समय बाद इसको 1852 में सम्राट विक्टर इमैनुअल द्वारा प्रधानमंत्री बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया डी काबूर को 1852 में विक्टर इमैनुअल द्वारा, जो सम्राट थे। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद काबूल ने यह तय किया कि इटली का एकीकरण कैसे संभव है। तो उसने निश्चित किया कि सबसे बड़ी बाधा जो है वो ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रिया को जब तक इटली से बाहर नहीं कर देंगे तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। इसलिए डी काबूल ने इटली एकीकरण के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बनाया। इसी कारण डी काबूल ने इटली के एकीकरण के लिए प्रथम प्रयास किया, जिसको हम प्रथम चरण कह सकते हैं, लोम्बार्डी का विलय। लोम्बार्डी का विलय जो हुआ उसमें डी काबूल ने अपनी कूटनीतिक कुशलता का प्रयोग किया और लोम्बार्डी को प्राप्त किया। ऑस्ट्रिया ने यहाँ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रिया का प्रभाव था टक्सनी में, तो ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी। डी काबूल ने फ्रांस की सहायता से उसका युद्ध में सामना किया, किंतु फ्रांस अचानक ही युद्ध से हट गया और इस कारण डी काबूल जो है वो नैतिक पराजय मानते हुए उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। किंतु सम्राट विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया से संधि की, ज्यूरिख की संधि जो हुई उसके तहत लोम्बार्डी जो है वो इटली को प्राप्त हो गया। अब लोम्बार्डी जो है वो इटली का भाग हो गया, इसमें इसका विलय हो गया। इस प्रकार प्रथम चरण जो है वो यहाँ पे पूरा होता है। फिर द्वितीय चरण मध्य इटली का विलय। जैसे ही ज्यूरिख संधि के तहत लोम्बार्डी का विलय हो गया इटली में, तो मध्य इटली के जो राज्य हैं वहाँ जनता ने विद्रोह कर दिया इटली के समर्थन में कि हम इटली में मिलना चाहते हैं। किंतु वहाँ 1860 में जनमत संग्रह करवाया गया और जनमत संग्रह में मध्य इटली के राज्य की जनता ने इटली में विलय का समर्थन किया और इस प्रकार मध्य इटली का भी इटली में विलय हो गया
मध्य इटली का भी एकीकरण हो गया। उसके बाद थर्ड चरण तृतीय चरण जो है उसमें दक्षिण इटली का विलय, दक्षिण इटली का विलय, मुख्य रूप से सिसिली। यहां इसको हम गेरिबाल्डी का योगदान भी कह सकते हैं। गेरिबाल्डी जो है मेजेनी के यंग इटली का सदस्य था। गेरिबाल्डी मेजेनी की यंग इटली का सदस्य था और इसका मानना था कि तलवार के बल पे ही एकीकरण हो सकता है, इसलिए इसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। लाल कुर्ती आंदोलन के तहत इसने युवाओं को अपनी टीम का सदस्य बनाया और हजारों की संख्या में इसके साथ युवा जुड़े। मेजेनी का इसको नैतिक बल सहयोग था। मेजेनी की सहायता से गेरिबाल्डी ने युवाओं के साथ मिलकर सिसिली पे आक्रमण किया और सिसिली को विजित कर लिया। किंतु सिसिली विजय के बाद इसने सम्राट विक्टर इमैनुअल से भेंट की और सिसिली को इटली के अधीन कर दिया, यानी विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। तो यहाँ पे सिसिली का विलय भी इटली में हो गया, यानी दक्षिण इटली का भी एकीकरण हो गया। उसके बाद चौथा चरण जो है, चौथे चरण में वेनेशिया का विलय इटली में होगा। वेनेशिया जो है 1866 में पर्सा और ऑस्ट्रिया का जो संघर्ष था, युद्ध हुआ, उसके बाद प्राग की संधि हुई। प्राग की संधि में इटली को वेनेशिया मिल गया, क्योंकि 1866 में पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें इटली ने पर्सा की सहायता की थी। इस कारण से पर्सा ने वेनेशिया इटली को दे दिया और 1866 में वेनेशिया भी इटली का भाग बन गया। अंतिम चरण जो है उसकी हम बात करते हैं, रोम का विलय। रोम का विलय जो है वैसे ही इटली के लिए जरूरी है जैसे शरीर के लिए हृदय, क्योंकि इटली जो है उसके मध्य में रोम स्थित है और रोम पे पोप का अधिकार था, पोप की सत्ता थी जिसको फ्रांस की सैनिक सहायता उपलब्ध थी। किंतु इसी समय पर्सा और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ। पर्सा और फ्रांस, जिसमें फ्रांस हार गया, पराजित हो गया। इस कारण से रोम में जनमत संग्रह करवाया गया। पर्सा जो है उसने फ्रांस को हरा दिया, इसलिए फ्रांस का प्रभाव जो है वो रोम में कम हो गया। इसलिए यहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया डीकाबूर के द्वारा, और जनमत संग्रह में रोम की जनता ने इटली विलय का समर्थन किया। और इस प्रकार 1871 में रोम विलय के बाद सम्राट विक्टर इमैनुअल ने संयुक्त संसद को संबोधित किया, यानी यहाँ इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया 5 चरणों में। और एकीकृत इटली की जो संयुक्त संसद थी उसको 1871 में विक्टर इमैनुअल द्वारा संबोधित किया गया और विशेष रूप से उन्होंने कहा हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे। इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हुआ। इटली के एकीकरण में मेजेनी का नैतिक बल, गेरिबाल्डी की तलवार, डीकाबूर की कूटनीति और सम्राट विक्टर इमैनुअल की समझदारी के कारण ही ऐसा संभव हो पाया। इन चारों व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिभाओं के कारण इटली का एकीकरण संभव हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।